हेलो प्यारे दोस्तों, क्या यही इश्क है? एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 42वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रनाए की बात सुनकर अभिमान ने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने रनाए को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। रनाए अंदर की तरफ आई और आकर पल्लवी जी के बिल्कुल करीब होकर खड़ी हो गई। पल्लवी जी उसे देखते हुए बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगी गुड़िया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे मिलने ना आओ। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तुम्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए मुझसे मिलने आई हो ना। रनाए ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, सही कहा आपने माँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत फिक्र है मुझे आपकी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये बोलते हुए उसकी नजरें अभिमान पर भी गई। पल्लवी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रना ने झुककर उनके माथे को चूमा और बोली, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, इसीलिए तो देखो आपसे दूर नहीं रह पाई। मुझे पता था आप मुझे याद कर रही होंगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। आपको मेरा यहाँ पर आना अच्छा लगा? पल्लवी जी खुश होते हुए बोली, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। तुम रोज ही मुझसे मिलने आया करो, और फिर जब तुम्हारी शादी मेरे अभी से हो जाएगी फिर तो तुम मेरे पास ही रहोगी ना। फिर तो तुम्हें रोज रोज आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगी। उनकी बात सुनते हुए रनाया को अपने दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। शादी का जिक्र सुनकर ही उसे कुछ कुछ होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अभिमान का दिल भी कांपने लगा था। उसने तुरंत अपनी नजरें उन दोनों से हटा ली। रनाया मुस्कुराई और पल्लवी जी की तरफ देखते हुए बोली, आपने अभी तक खाना फिनिश क्यों नहीं किया? पल्लवी जी मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि अभी मुझे ये सब गंदा गंदा खिला रहा है, मेरा ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे मुझे ना खीर खानी है, मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम प्लीज मेरे लिए खीर बना दो। रनाया मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी माँ का खीर खाने का मन कर रहा है तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। आप बस मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं अभी खीर बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर उसने हल्का सा पल्लवी जी के बालों को सहलाया। पल्लवी जी मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ हो गई। रनाया वहां से बाहर की तरफ आई तो अभिमान भी तुरंत वहां से उठा और रनाया की तरफ आया। उसने रनाया का हाथ पकड़कर उसे रोका। रनाया ने गैस पर बर्तन रख दिया था और गैस जलाने वाली थी। अभिमान गुस्से से देखते हुए बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि मेरे सामने मत आना, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। घर आने के लिए तो साफ साफ वार्निंग दी थी ना मैंने तुम्हें, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई क्या? रनाया बिल्कुल नॉर्मल होते हुए बोली, मत कीजिए इतना गुस्सा, बाद में तकलीफ आपको ही होगी। अभी मुझे माँ के लिए खीर बनाने दीजिए। ये बोलकर वो वापस गैस की तरफ घूमने लगी। इस बार अभिमान ने उसे और भी ज्यादा कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचा और बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, शायद इंसल्ट करवाने का बहुत ही ज्यादा शौक है तुम्हें, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो कि मुझे बार बार किसी की इंसल्ट करने में मजा नहीं आता। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मुझे तुमसे तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करनी। तो किस हक से मेरे घर आई हो और मेरी माँ के लिए खाना बना रही हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। रनाया ने बिल्कुल शांत नजरों से उसे देखा और बोली, मेरा हाथ छोड़िए अभी। अभिमान गुस्से से बोला, नहीं छोड़ूंगा, चुपचाप जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ और बहस नहीं करनी। रनाया एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मैं आपके साथ बहस कर भी नहीं रही हूँ अभी, मैं सिर्फ माँ के लिए खीर बना रही हूँ, मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे भी आपके पास रहने का कोई शौक नहीं है। जो इंसान जानबूझकर मुझे तकलीफ दे रहा है, खुद भी उस तकलीफ को सह रहा है, उससे मैं और क्या ही उम्मीद करूं? अभिमान सार्कास्टिक वे में बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे सच में कोई तकलीफ हो रही है? वो बातें सिर्फ मैं मॉम से कह रहा था, मेरा उन बातों से कोई मतलब नहीं था। रनाया मुस्कुराई और बोली, इंसान बहुत झूठ बोलता है अभी, लेकिन अपनी माँ से नहीं। हर एक बच्चा पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन जब वो अपनी माँ के सामने आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह से सच निकलता है और आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल जानता है कि मुझे खुद से दूर करते हुए आपको कितनी तकलीफ महसूस हो रही होगी। अभिमान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। रनाया बस एक टक उसे देख रही थी। अभिमान हंसते हंसते रुका और बोला, तुम जैसी लड़कियां यार इतनी पागल कैसे हो सकती हैं? अगर कोई मिडिल क्लास लड़की होती ना तो मैं मान भी लेता, क्योंकि मिडिल क्लास लड़कियां दिल और जज्बातों से सोचती हैं, लेकिन तुम जैसी लड़की को तो अपना दिमाग यूज करना चाहिए ना। तो फिर क्यों नहीं यूज कर रही हो? मुझे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मुझे तुम में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है? तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? चली जाओ ना यार यहाँ से। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से रनाया सीधा उसके सीने से लग गई। अभिमान का दिल जोरों से धड़क उठा। रनाया उसके सीने से लगकर रोने लगी। अभिमान उसका रोना सुनकर परेशान होने लगा। उसका दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई थी और हाथ खुद ब खुद रनाया की पीठ पर आने लगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने हाथों को रोका। वो खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था।
उसने रुद्रम से वादा किया था कि वो रनाए की जिंदगी से चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, ना ही वो रनाए और रुद्रम के बीच की दूरियों की वजह बनेगा। रनाए रोते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अभी, बहुत प्यार। मैंने सोचा था कि मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी। आपने मुझे बहुत हर्ट किया था, इसलिए सोचा था कि कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई अभी। मैं खुद को नहीं रोक पाई। मुझे नहीं पता आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आप भी मुझसे प्यार करती हो, पर अभी शायद ये प्यार सच में मुकम्मल होने के लिए बना ही नहीं है। आपको पता है डैड मेरी आगाज से शादी करा रहे हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बहुत दूर चली जाऊँगी, बहुत बहुत दूर। मैं नफरत करती हूँ उस आगाज से, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, लेकिन अब मैं उससे शादी करूँगी और आपके कभी सामने भी नहीं आऊँगी। उसकी बात सुनकर अभिमान का दिल धक सा रह गया। रनाए की शादी का सुनकर उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके जिस्म से उसके प्राण निकल रहे हों। उसे अपनी धड़कनें भी भारी होती हुई महसूस हो रही थी। जिस रनाए को वो नाजों से रखना चाहता था वो उससे दूर जा रही थी, और वो खुद को इतना ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था कि उसे अपनी बाहों में समेट भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी तैरने लगी। रनाए रोते हुए बोली, आपको पता है मैं कभी भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ती थी अभी, क्योंकि मुझे ये सब बकवास लगता था, लेकिन जब आप मेरी ज़िंदगी में आए ना तो मुझे लगा जैसे सच में प्यार बहुत खूबसूरत होता है। पर अब पता नहीं क्यों प्यार से नफरत से होने लगी है। मैं शादी करूंगी आगाज से, लेकिन आई प्रॉमिस कभी उसे खुद पर हक नहीं दूंगी, क्योंकि ये हक मैंने जिस दिन आपको अपने दिल की बात कही थी ना उसी दिन आपको दे दिया था, और अब ये हक कोई नहीं ले सकता। रनाए की बातें सुन सुनकर अभिमान का दिल बैठा जा रहा था। वो रनाए को अपनी बाहों में समेटने ही वाला था कि अचानक से रुद्रम की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर रनाए की कमर पर अपने हाथ रखा। रनाए को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रुई के फोही में लपेट लिया हो और वो बिल्कुल महफूज हो गई है। पर अगले ही पल अभिमान ने उसे खुद से अलग किया और लगभग से एक धक्का देते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया। राना एकदम हैरान रह गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसका पैर हल्का सा मुड़ गया था। वो एकटक अभिमान को देखने लगी। अभिमान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो फिर मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी किसी से कर रहे हैं तो मुझे तुम अपनी शादी की न्यूज़ क्यों दे रही हो? मुझे ना ही तुम में और ना ही तुम्हारी शादी में कोई इंटरेस्ट है। तुम्हें जिससे शादी करनी है, जब करनी है तुम कर सकती हो। इनविटेशन भेज दोगी तो ज़रूर आऊँगा शादी पर, और तुम्हें गिफ्ट भी ज़रूर दूंगा। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। उसकी बात सुनकर रनाया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपने हाथों में लिया हो और बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभिमान उसके करीब आया और बोला, ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत करो रनाया, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस दिन मैंने तुमसे ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन मेरा उन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे ना ही किसी रिलेशनशिप में आना है और ना ही किसी से कोई शादी करनी है। आई जस्ट हेट ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही घुटन हो रही है। अभिमान के मुंह से ये सब सुनकर अनाया कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे अपने जिस्म से अपनी जान अलग होती हुई महसूस हो रही थी। अब तक जो तकलीफ उसके दिल में हो रही थी वो ना जाने कितनी ही हजार गुना बढ़ चुकी थी। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे यूं देख कर अभिमान का दिल कर रहा था कि उसे तुरंत अपने सीने से लगा ले और जी भर कर उसे प्यार करे, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। रनाया कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर अंदर पल्लवी जी के कमरे में आई। पल्लवी जी ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत बोली, तुमने इतनी जल्दी मेरे लिए खीर बना भी ली? वो पल्लवी जी के पास आई। उनकी आंखों में आंसू देखकर पल्लवी जी परेशान होते हुए बोली, तुम रो क्यों रही हो गुड़िया? तुम्हें अभी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ, उसने तुम्हें क्या कहा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देखना कैसे उसकी पिटाई करूंगी। तुम रुको, मैं अभी उसकी पिटाई करके आती हूँ। बोलकर वो बेड से उठने ही वाली थी कि रनाया ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठने से रोका और मुस्कुराते हुए बोली, अभी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरा दिल तो मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ लिया है। आपको खीर खिलाने का बहुत मन था माँ, लेकिन शायद ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। सॉरी माँ, आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन आपकी गुड़िया आपसे सच में बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर। ये बोलकर उसने पल्लवी जी के चेहरे को एक बार फिर से अपने हाथों में थामा और उनका माथा हल्का सा चूम लिया। पल्लवी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भले ही वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाती थी, लेकिन इतना तो उन्हें पता चल रहा था कि रनाया जो कह रही है इसका मतलब ये है कि वो अब उनसे कभी मिलने नहीं आएगी। वो कुछ बोलते उससे पहले ही रनाया ने तुरंत उन्हें छोड़ा और रूम से भागकर सीधा घर से बाहर निकल गई। किचन में खड़ा अभिमान वहां खड़ा रह गया। उसका हाथ स्लैब पर था और स्लैब पर एक गिलास पड़ा था।
जिस पर इस वक्त उसने अपना हाथ रखा हुआ था। उसने जोर से अपना हाथ दबाया तो वो गिलास एक धड़ाक की आवाज के साथ टूट गया और पूरा कांच अभिमान के हाथों में धंस गया। उसकी आंखें नमी की वजह से पूरी लाल हो गई थी। वो बेहद तड़पते हुए बोला, सॉरी बच्चा, लेकिन शायद हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ दिया मुझे, लेकिन मैंने हमेशा ठुकरा दिया क्योंकि वो मेरा फैसला था। और प्यार की किस्मत में भी मेरे साथ यही हुआ। जिस प्यार को प्यार के साथ रखना चाहता था उसी को ठुकराना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी रनाया, आई एम सो सॉरी रनाया। रानाया जैसे ही अभिमान के घर से बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत सिंघानिया मैंसन के लिए निकल गई। इस वक्त वो और कहीं जाने की हालत में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हानिया और रुद्राक्ष दोनों अपनी गाड़ी में थे। हानिया अभी भी रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का मुंह बिल्कुल गुस्से से लाल था। वो हानिया से ज्यादा बात तक नहीं कर रहा था। बस हानिया ही उसे बार बार परेशान कर रही थी। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, एक बार आप घर पर चलिए मिस्टर रुद्राक्ष, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बीवी को परेशान कैसे किया जाता है। माना मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं, लेकिन हूं तो मैं आपकी बीवी ना। और बीवी अगर चाहे तो पति के नाक में दम कर सकती है। आप तब कैसे मुझे इग्नोर करेंगे, मैं भी देखती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन पहुंची और रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर निकला। हानिया भी गाड़ी से बाहर आई। उसने जैसे ही एक कदम आगे रखा, रुद्राक्ष उसके सामने आकर खड़ा हुआ और एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखने लगा। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, अब आपको मुझे किस बात पर डांटना है मिस्टर रुद्राक्ष? कहीं मैंने पैर गलत तो नहीं रख दिए जमीन पर? ये बोलते हुए उसने अपने पैरों की तरफ देखा। रुद्राक्ष हल्का सा नीचे झुका और बोला, तुम्हें पैरों को नीचे जमीन पर रखने की परमिशन ही नहीं थी शुगर। ये बोलकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सिंघानिया मेंशन के अंदर जाने लगा। हानिया उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, वैसे ही मुझे अंदर ले जाने का तरीका काफी रोमांटिक है मिस्टर रुद्राक्ष, लेकिन आप मुझे प्यार से भी तो अपनी गोद में उठा सकते थे ना। पर नहीं, आपको तो बस गुस्सा करना है, गुस्सैल कहीं के। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे घूरा। दोनों जैसे ही सिंघानिया मेंशन पहुंचे, दरवाजे की तरफ देखते हुए उनकी आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष जैसे ही हानिया को अपनी गोद में उठाए सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़े हो गई, क्योंकि सामने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई थी जो पूरे दरवाजे को कवर कर रही थी। और साथ ही साथ अनाया अपने हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी थी। उनके साथ ही मानवी जी और अमन जी भी थे। हानि ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो रुद्राक्ष ने अपने कंधे उचकाए। उसे नहीं पता था कि ये सब क्या है। वो उसे लेकर दरवाजे पर आया और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है मॉम? अनाया मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं पता कल को क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर हम आज को खुशी से सेलिब्रेट करें तो आने वाला कल भी अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है। ये बच्चा इस घर में पहली बार दस्तक दे रहा है तो इसकी नज़र उतारनी तो बनती है ना। और साथ ही साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करना तो बनता है ना कि मेरी बहू और मेरे रुद्राक्ष का शरारती रुद्राक्ष शायद जल्दी ही इस दुनिया में आए। अनाया की बातें सुनते हुए हानि की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी उम्मीद हर पल टूटती जा रही थी, लेकिन अनाया की बातों ने जैसे उसे नई उम्मीद दे दी थी। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो हानिया ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं क्या करूं लिटिल गर्ल? अगर ऐसी इमोशनल बातें करेंगी तो मुझे रोना तो आएगा ना। और हाँ, अब तुम मुझे गोद में लेकर क्यों खड़े हो? मुझे नीचे उतारो ताकि वो हम दोनों की आरती उतार सकें। रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आरती उतारने के लिए तुम्हें गोद से नीचे उतारना जरूरी नहीं है। चुपचाप ऐसे ही रहो, वरना अभी हॉस्पिटल ले चलूंगा। हानिया तुरंत बोली, नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं तुम्हारी गोद में ही सही हूँ। ऐसे फालतू की धमकियाँ मत दो, और मैं और बच्चे दोनों डर जाएंगे। और रुद्राक्ष को उसकी बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रखा हुआ था। उसने हानिया को गोद से नीचे नहीं उतारा और अनाया ने उन दोनों की आरती ऐसे ही उतारी। मानवी जी ने अपने हाथों में लाल सूखी हुई मिर्ची लेकर हानिया के सर से लेकर रुद्राक्ष के सिर तक घुमाई और फिर उन्हें एक सर्वेंट को जलाने के लिए दे दिया। हानिया को ये सब चीज़ एक बहुत ही अलग सी फीलिंग दे रही थी। जब रुद्राक्ष के साथ उसका रिलेशनशिप हुआ था तो उसे रुद्राक्ष से नफरत हो रही थी और उसे ऐसा लगता था कि रुद्राक्ष ना जाने कैसी फैमिली से होगा, वो कभी उसकी फैमिली के साथ तो रह ही नहीं पाएगी। लेकिन अब अनाया और मानवी जी के साथ उसे रहना ऐसा लगता था जैसे वो अपनी मॉम के साथ रह रही हो। वो दोनों ही उसे बहुत प्यार देती थी। रुद्राक्ष उसे लेकर अंदर आया और फिर सीधा उसे अपने रूम में ले गया। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त तो नीचे बिताने देते ना मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष चिढ़कर बोला, अगर तुम कहो तो तुम्हारा रूम नीचे ही शिफ्ट करवा देता हूँ। तुम्हें जितना टाइम नीचे बिताना हो बिता लेना। ये बोलते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसे अपनी शर्ट उतारते देख हानिया की सांसें सूखने लगी। अब तक वो इतने दिन
इस कमरे में नहीं रही थी। जितनी बार इस कमरे में उसने रुद्राक्ष के साथ इंटीमेसी की थी, उसे लगने लगा शायद अब भी रुद्राक्ष उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। वो बेड पर सिमटने लगी और डरते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी और रुद्राक्ष ने अपनी पैंट भी उतारनी। अब वो सिर्फ अपने कुछ ही कपड़ों में था। वो तभी हानिया के पास आया और टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाने लगा कि हानिया पहले ही डरते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या हम थोड़े दिन एक दूसरे के करीब आए बिना। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र रुद्राक्ष पर गई, जिसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन अब उठा लिया था और हानिया की तरफ अजीब से नज़रों से देख रहा था। हानिया को समझ नहीं आया कि रुद्राक्ष करना क्या चाहता है। वो बिल्कुल चुप हो गई। वहीं रुद्राक्ष के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या मैं अपने कपड़े भी ना उतारूं? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए हूँ, इंटीमेसी एंड ऑल, और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है? हानिया ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि कहाँ तो वो रुद्राक्ष को मनाने के बारे में सोच रही थी और कहाँ रुद्राक्ष को ही नाराज करके बैठ गई। वो बार बार ना जाने क्यों रुद्राक्ष को गलत समझ रही थी। रुद्राक्ष व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मान गए तुम्हें शुगर, इतना तो मुझे किसी ने ऐसी नज़र से नहीं देखा जैसे तुम देखती हो। तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि मैं कितना रूड और एरोगेंट हूँ, लेकिन वो बात बात पर मुझे टोट नहीं मारते, मुझ पर शक नहीं करते। पर तुम हो कि खैर रहने दो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार है ना, तो हाँ, मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। लेकिन मेरे अंदर एक दिल भी है और उस दिल को तुम्हारे दिल से प्यार भी हुआ है। बाकी तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हारी सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर रुद्राक्ष अपना फ़ोन वापस साइड टेबल पर रखकर वॉशरूम में चला गया। हानिया ने उसके जाने के बाद अपने सिर पर अपना हाथ मारा और खुद से ही बोली, यार आज तक मैंने रुद्राक्ष से ज़्यादा एटीट्यूड वाला इंसान नहीं देखा और खुद से ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी। हर बात पर इस तरह से रिएक्ट करना, ओह गॉड हानिया तुझे हुआ क्या है? तू क्यों मिस्टर रुद्राक्ष पर यकीन नहीं कर पा रही है? माना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पहले, लेकिन अब उनका नेचर कितना बदल गया है। तो तू भी तो खुद को बदलना। तू क्यों बार बार अपना रिश्ता खराब कर रही है? ये बोलते हुए हानिया के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। आते ही उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए कपड़ों पर गई। उसे उसने गुस्से से हानिया की तरफ देखा, जो अब चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई थी, लेकिन रुद्राक्ष के कपड़े उसने ही निकाले थे। रुद्राक्ष ने उस पर से अपनी नजरें हटाई और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने क्लोजेट में से जब अपने कपड़े निकालना शुरू किया तो हानिया तुरंत उसके पास आई और बोली, मैंने आपके कपड़े निकाले तो हैं मिस्टर रुद्राक्ष, प्लीज़ वो कपड़े पहन लीजिए ना। रुद्राक्ष ने एक नज़र से देखा और बोला, तुम्हें इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है शुगर, बस तुम अपना ख्याल रख लो, इतना ही काफ़ी है। और आखिरी आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, ये फालतू में बेड से नीचे उतरना बंद करो। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। फिर तुम मुझसे मत कहना कि मैं ज़बरदस्ती बेबी को अबॉर्ट। अभी वो बोल ही रही थी कि हानिया ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। रुद्राक्ष की नज़रें उस पर इंटेंस हो गई। वहीं हानिया की सांस भी गहरी हो चुकी थी। बेबी के अबॉर्शन की बात सुनकर ही उसे कुछ कुछ होने लगा था। वो रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो रुद्राक्ष की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, छोड़ दीजिए ना नाराज़गी मिस्टर रुद्राक्ष। आपको पता है आपकी ये नाराज़गी मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है। रुद्राक्ष ने अपने होठों पर से उसका हाथ हटाया और बोला, अगर तुम्हें इफेक्ट कर रही है तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही फ़र्क पड़ता है तो तुम इस नाराज़गी को बहुत पहले ख़त्म कर चुकी होती, पर तुम तो अभी भी इसे बढ़ा रही हो और ये तब तक यूं ही बढ़ती रहेगी जब तक तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पाओगे शुगर, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मुझ पर यकीन कर पाओगी। ये बोलकर रुद्राक्ष वहाँ से जाने लगा, लेकिन हानिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी, तो उसे यूं देखकर रुद्राक्ष को भी कुछ कुछ होने लगा। उसने तुरंत अपना चेहरा उससे घुमा लिया। भले ही वो इस वक्त हानिया के करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन डिजायर्स तो उसे भी बहुत होती थी। उसे ही क्या, हर किसी को होती है अपने पार्टनर्स को देखकर। उसने जब इस तरह से चेहरा घुमा लिया तो हानिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे साफ समझ आ रहा था कि रुद्राक्ष किस तरह खुद को रोक रहा है। उसने रुद्राक्ष का चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर बड़ी ही सडेक्टिव नजरों से उसे देखते हुए अपने पैरों की बल थोड़ी ऊपर हुई और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्राक्ष ने तुरंत उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और शायद ये बहुत कम होता था कि रुद्राक्ष की धड़कनें ऐसे बढ़ जाए, पर अब उसकी धड़कनों ने शोर मचा रखा था। वो लगातार हानिया की कमर पर अपना हाथ कसता जा रहा था और हानिया उसे डीपली किस किए जा रही थी। अब तक
तो उसे रुद्राक्ष ने किस करना बहुत अच्छे से सिखा दिया था। हालाँकि रुद्राक्ष ने उसे खुद से दूर करना भी चाहा, लेकिन धक्का देकर नहीं, बल्कि बहुत प्यार से। उसे अब वो एक खरोंच भी नहीं आने दे सकता था। ये ख़्याल हर पल उसके दिल और दिमाग में रहता था। वहीं हानिया उसे सॉफ्ट-सॉफ्ट किस करती रही, और जब उसकी खुद की साँस उखड़ने लगी तो उसने रुद्राक्ष के होठों को छोड़ा और चेहरे पर सेडेक्टिव एक्सप्रेशन लिए उसे देखती रही। रुद्राक्ष ने उसे अपने करीब किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है, ये सब करके तुम मुझे मना लोगी? हानिया मुस्कुराते हुए बोली, मनाया तो उन्हें जाता है जो हमसे नाराज़ हो मिस्टर रुद्राक्ष, जो हमसे गुस्सा हो। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, बस थोड़े से रूड हो गए हो, और आपका ये रूठना अपने प्यार से बहुत जल्दी दूर कर दूंगी। रुद्राक्ष थोड़े एटीट्यूड से बोला, गलतफहमी है तुम्हारी। मुझे नहीं लगता कभी तुम मुझे समझ पाओगी। हाय उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस एक मौका दे दीजिए समझने का, आइंदा कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रुद्राक्ष थोड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, अगर फिर भी कभी लगा मुझे कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए है ही नहीं तो। हानिया ने उसके गिरबान को पकड़ लिया और बोली, खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो। अब आपके लिए सिर्फ मैं हूँ और मेरे लिए सिर्फ आप। अगर हम दोनों के बीच कोई भी तीसरा आया आया भी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी मिस्टर रुद्राक्ष। जैसे ही उसने कहा, रुद्राक्ष ने कस कर उसकी कमर को जकड़ लिया। उसकी ये बात सुनकर उसे कितना बुरा लगा, ये उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था। लेकिन तभी हानिया मुस्कुराई और बोली, वैसे कोई तीसरा हम दोनों के बीच आएगा मिस्टर रुद्राक्ष? रुद्राक्ष ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो हानिया ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर अपने पेट पर रखा और बोला, आप इसे कुछ नहीं होने देंगे ना मिस्टर रुद्राक्ष? हानिया का सवाल सुनकर रुद्राक्ष का दिल धक सा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा नहीं था कि वो इस बच्चे को नहीं चाहता था, इस बच्चे के होने की बात सुनकर ही वो बहुत खुश था। लेकिन हानिया के कॉम्प्लिकेशंस के आगे उसने अपनी ख्वाहिशों का भी गला घोट दिया था। हानिया एक बार फिर से बोली, बताइए ना मिस्टर रुद्राक्ष, आप इसे कुछ नहीं होने देंगे ना? मैं जानती हूँ अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो इसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे ये बच्चा चाहिए मिस्टर रुद्राक्ष, ये हमारा पहला बेबी है। आप इसे हमसे दूर तो नहीं जाने देंगे ना? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ हानिया के पेट से हटाया और हानिया को अपनी बाहों में समेट कर उसके माथे पर अपनी होंठ रख दी। हानिया जो कब से बेचैन थी, उसके दिल में एकदम से सुकून उतर आया और वो रुद्राक्ष के सीने से लग गई। रुद्राक्ष उसके बालों को हल्का हल्का सहला रहा था। वो मन ही मन बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा सुगर कि मैं इस बच्चे को हम दोनों से दूर ना जाने दूं, पर मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरी अब और कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से उसके सर को चूम लिया। रुद्राक्ष थोड़ी ही देर में तैयार हुआ और फिर कमरे से बाहर निकलने लगा। जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था तो हानिया उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष, मैं अकेले रूम में बोर हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना। आपको जहाँ जाना है आप चले जाइएगा, मैं बस नीचे लिटिल गर्ल और दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। हानिया बोल रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का ध्यान अपने फ़ोन पर था जिसमें वो कोई मैसेज पढ़ रहा था। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी। हानिया ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि रुद्राक्ष उसे इस रूम से निकलने की परमिशन दे रहा था। कुछ देर बाद दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आए तो उसकी नज़र हॉल में बैठे हुए उन लोगों पर गई। वो लोग शायद पहली बार सिंघानिया मेंशन आए थे, और वो और कोई नहीं, आकाश कपूर और उसकी फैमिली थी। उसी वक्त दरवाजे पर रनाया आई और जैसे ही वो अपने रूम में जाने लगी, उसकी नज़र भी हॉल की तरफ गई। वो आगाज वहाँ पर आगाज और उसकी फैमिली को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। न सिर्फ आगाज की फैमिली बल्कि रुद्रम और अनाया भी वहीं पर मौजूद थे, और साथ ही साथ मानवी जी और अमन जी भी। आगाज की मॉम सुनैना कपूर अपनी जगह से उठी और अनाया के पास आकर बोली, हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे तो तुम्हारी और आगाज की शादी हो चुकी है, लेकिन सोचा एक बार फिर से ग्रैंड वेडिंग हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। उसकी बात सुनकर रनाया हैरान रह गई। उसका दिल धक सा रह गया। हालांकि वो बोल कर आई थी अभिमान को कि वो आगाज से शादी कर लेगी, लेकिन अब शादी का जिक्र सुनकर उसे कुछ कुछ होने लगा था। आगाज मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और बोला, तुम्हारे डैड ने तुमसे बात तो की होगी ना बेबी गर्ल? बस तो मॉम डैड तुम्हारे लिए शादी का शगुन लेकर आए हैं। आई होप अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। इस ग्रैंड वेडिंग के बाद अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे। आगाज की बातें सुनते हुए रनाई की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने रुद्रम की तरफ देखा जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए खड़ा था, और अब रुद्राक्ष भी सीढ़ियों से नीचे आकर ये सब बिल्कुल नॉर्मल होकर देख रहा था।
वहीं हानिया और अनाया के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हानिया और अनाया दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। रुद्रम और रुद्राक्ष दोनों बिल्कुल शांत थे और उनके सामने आकाश रनाया से शादी की बात कर रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्रम और रुद्राक्ष दोनों चुप क्यों हैं। अब तक तो उन्हें आकाश को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलवा देना चाहिए था। वहीं सुनैना जी और मोक्ष दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। हालांकि काया थोड़ा नाराज लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के साथ आराम से बैठी थी। मोक्ष जी रुद्रम की तरफ देखते हुए बोले, अब तो बताइए मिस्टर रुद्राज सिंघानिया, कब का मुहूर्त निकलवा रहे हैं आप? अगर आप पंडित जी को बुला सकते हैं तो बुलाइए, वरना हम अपने पंडित जी को बुलाते हैं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि पंडित जी की ज़रूरत है। दोनों बच्चों के बीच पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, तो हमें बस एक प्राइवेट फंक्शन रखना चाहिए और उन दोनों की परमिशन की अनाउंसमेंट अच्छे से कर देनी चाहिए। रुद्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस रनाया और आगाज की तरफ देखता रहा। आगाज अपने डैड की बात सुनकर बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डैड। मुझे भी लगता है कि हमें किसी शादी की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और अब हमें इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। मैं तो सोच रहा कल ही हम एक प्राइवेट फंक्शन रखते हैं और सबके बीच हमारी शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं। तुम बताओ रनाया, तुम्हें क्या चाहिए? जैसा मेरी बेबी कल कहेगी वैसा ही होगा। उसकी बात सुनकर बस रनाया उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने रुद्रम की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। रुद्रम को चुप देखकर वो समझ चुकी थी कि वो अब तक क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। उसे रनाया के जवाब का इंतजार था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अभिमान का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। अभिमान की बातें उसके कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में नमी आने लगी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उसने उस नमी को छुपाया और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके मुंह से शादी के लिए तैयार हूँ सुनकर आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई, लेकिन शर्त का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर अब सवालिया एक्सप्रेशन थे। वो तुरंत बोला, कैसे शर्त बेबी गर्ल? रैम हल्का सा मुस्कुराई और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, हम दोनों ने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं मिस्टर कपूर, और अब मुझे लगता है कि हमें अपनी वो गलतियां सुधारनी चाहिए। और वो गलती तभी सुधर सकती है जब हम अच्छे से शादी करें और फिर एक दूसरे के साथ रहें। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी शादी हो तो अच्छे तरीके से हो, पूरे रस्म रिवाजों के साथ। अगर आप लोग इस बात से एग्री हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आकाश के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। वो सोच रहा था, अगर रनाया को शादी करनी ही है तो फिर ये रस्में और इन सब का झंझट क्यों? लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके लिए तो सिर्फ ये शादी इम्पोर्टेंट है। वो रनाया की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी रस्मों से हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बेबी गर्ल। लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो? क्या हम डायरेक्ट शादी कर सकते हैं? आई मीन हल्दी मेहंदी ये सब चीज़, इनमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कल हम दोनों एक छोटे से गेट टुगेदर में अपनी शादी की रस्म पूरी करते हैं और फिर अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और फिर रुद्रम की तरफ बढ़ गई। उसे बिना जवाब खुद से दूर जाते देख आगाज को समझ नहीं आ रहा था कि अब रनाया का क्या फैसला लेगी। रनाया रुद्रम के पास आई और उसे देखते हुए बोली, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना डैड? आई मीन अगर कल हम दोनों शादी कर लें तो फिर आपको प्रूफ हो जाएगा ना कि आपकी प्रिंसेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं। आपके सवाल आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसकी बातों ने रुद्रम के दिल में एक चुभन सी दी, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और उसके गाल पर हल्का सा थपथपा कर बोला, मुझे कभी इस बात पर कोई डाउट ही नहीं था कि मेरी प्रिंसेस के लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और हो सकता है। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगाज कल तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम भी अब इस शादी के लिए रेडी हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमें और देरी करनी चाहिए। मैं कल ही तुम्हारी और आगाज की शादी की तैयारी करवा देता हूँ। रुद्रम की बात सुनकर ना सिर्फ आगाज बल्कि मोक्ष कपूर और सुनैना कपूर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। रनाया का कपूर मेंशन आना मतलब कपूर मेंशन और कपूर प्रॉपर्टी वापस उनके पास आना। सुनैना जी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर अनाया के पास आई और उसे देखते हुए बोली, मुंह मीठा कीजिए मिसेस सिंघानिया, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उनके हाथों से वो मिठाई का टुकड़ा लिया और उन्हें ही खिला दिया। सुनैना कपूर थोड़ा हिचकिचा गई और जाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। हानिया गुस्से से रुद्राक्ष को देख रही थी, जो अभी भी चुपचाप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रुद्राक्ष अपने साथ तो कुछ भी गलत नहीं होने देता, अगर हानिया कुछ करे भी तो तुरंत उसे डांट देता है। फिर वो आगाज और रनाया की शादी कैसे होने दे सकता है? भले ही उनकी रनाया से ज़्यादा बात नहीं हुई थी,
लेकिन रनाया की लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात की उसे पूरी खबर थी। शादी की कुछ डिस्कशन कुछ देर तक वहाँ पर चलती रही और फिर आगाज अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अनाया तुरंत रुद्रम के सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, ये सब क्या हो है मिस्टर रुद्रम? आज तक मैंने कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया। आपने बच्चों बच्चों को जिस तरह से हैंडल किया, उनके लिए जो किया, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप रनाया की शादी आगाज जैसे घटिया लड़के से कैसे करवा सकते हैं? रुद्रम एक नज़र रनाया को देखा और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मैंने उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ लिटिल गर्ल। उसका डिसीजन है कि वो आकाश से शादी करना चाहती है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो रनाया से पूछो। रनाया कुछ बोलते उससे पहले ही रुद्राक्ष बोला, मुझे लगता है कि ये शादी रनाया तुम्हारा परफेक्ट डिसीजन है। इससे बढ़िया डिसीजन तुम ले ही नहीं सकती थी। रुद्राक्ष और रुद्रम की बातें सुनते हुए रनाया को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो आकाश से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रुद्रम और रुद्राक्ष दोनों में से उसे कोई समझ नहीं रहा था। हानिया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर रुद्राक्ष? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं ये कभी नहीं होने देती। कम से कम और कोई नहीं तो आप तो रनाया को समझने की कोशिश कीजिए ना। ज़रूर उसने शादी का फैसला किसी प्रेशर में आकर लिया है। प्लीज़ आप तो उसे ये शादी करने से रोकिए ना। हानिया की बात सुनकर रनाया हल्का सा मुस्कुराई। कम से कम उसकी मॉम और उसकी भाभी को तो उसकी फिक्र थी, वरना रुद्रम और रुद्राक्ष तो ना जाने कैसे उसके प्रति इतना लापरवाह हो गए, जिन्होंने कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने दी थी, अब उसके लिए एकदम पत्थर हो चुके थे। अनाया या हानिया कुछ और बोलते उससे पहले ही रनाया बोली, आप दोनों को अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी और मॉम, अगर शादी का फैसला हो ही चुका है तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मैं आगाज से शादी करना चाहती हूँ और मैं किसी भी प्रेशर में आकर ये फैसला नहीं ले सकती। डैड और भाई को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप दोनों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आप लोग शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई और जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब दरवाजे बंद करने की आवाज़ बाहर तक आई तो अनाया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रनाया भले ही बहुत समझदार थी और खुद को शांत रखने वाली थी, लेकिन उसका गुस्सा जब भी आता था तो हद दर्जे का आता था। अगर रुद्रम और रुद्राक्ष का गुस्सा खतरनाक था तो रनाया का गुस्सा भी उन्हीं के लेवल का था। अंदर आते ही रनाया ने एक नज़र अपने सारे कमरे को देखा। उसका मन कर रहा था कि अभी अपने पूरे कमरे को तहस नहस कर दे। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो चीज़ तोड़ने लगती थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा करती तो अनाया और हानिया को शक हो जाता और फिर वो दोनों दुखी होती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो सीधा वॉशरूम में आई और वॉशरूम में आकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर का पानी कब उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को अपने साथ मिलाने लगा था पता ही नहीं चला। ना जाने कब तक वो यूं ही रोती रही और अभिमान के बारे में सोचती रही। उसकी बातों ने उसे पूरा पागल कर दिया था। वो रोते हुए बोली, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी अभिमान, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगी। अगर तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है ना तो ठीक है, मैं समझ लूँगी कि मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार था ही नहीं। पर मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी उस आगाज को दिल से नहीं अपना पाऊँगी। मैं तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो पाऊँगी। वहीं दूसरी तरफ रनाया के जाने के बाद अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम वहां से अपने रूम में चला गया और जब हानिया ने रुद्राक्ष को देखा तो रुद्राक्ष अपने कमरे में चला गया। हानिया अनाया के पास आई और बोली, मॉम, आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया। जब रुद्राक्ष मेरे साथ गलत कर रहे थे तब आपने उनका नहीं मेरा साथ दिया, क्योंकि आप भी जानती थी कि मेरे साथ गलत हो रहा था। तो अब आप रनाया के साथ गलत कैसे होने दे सकती हैं? प्लीज़ मॉम, उसे समझाइए ना। और साथ ही साथ डैड और रुद्राक्ष को भी। मुझे पूरा यकीन है अगर आप उन दोनों को समझाएंगी तो ज़रूर वो दोनों समझ जाएंगे और रनाया को इस शादी को रोकने के लिए बोलेंगे और इस शादी को रोक लेंगे। अनाया हानिया की बातें सुन रही थी और रुद्राक्ष और रुद्रम के साथ साथ रनाया की भी बातें उसने सुनी थी। वो नहीं चाहती थी कि हानिया इन सब की टेंशन ले, पर अब जो सब हो रहा था उससे छुपाया भी नहीं जा सकता था। उसने हानिया के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज़ तुम इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन तीनों ने फैसला ले लिया है और जब वो तीनों मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। ना मैं, ना तुम और ना ही वो तीनों खुद। अब तो कल शादी होकर ही रहेगी। अभिमान अपने कमरे में था दूसरी तरफ और पल्लवी जी के साथ बैठा था। तभी दरवाजे
तभी बाहर दरवाजा नॉक होने की आवाज़ आई तो पल्लवी जी को बेड पर अच्छे से लिटाकर अभिमान ने उनके कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर की तरफ आया तो अपने सामने आकाश को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और थोड़े गुस्से से बोला, यहाँ क्यों आए हो? आकाश अंदर की तरफ आया और उसके घर को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था शायद तुम्हारी थोड़ी बहुत औकात होगी। अगर रनाया ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम में कोई बात होगी, लेकिन तुम तो भिखारी निकले। इससे बड़ा घर तो मेरे घर में काम करने वाले सर्वेंट के पास होता है। मुझे ये बताओ, रनाया को अपनी बातों में फंसाया कैसे? मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे भिखारी के पास ऐसा कुछ होगा जिसे देकर रनाया ने तुम्हें दिल दे दिया हो। उसकी बातें सुनकर अभिमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसके पास आया और उसके गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मेरे सामने जुबान सोच समझ कर खोलना। आकाश ने उसका हाथ अपने गिरेबान से हटाया और बोला, इतना गुस्से से तिलमिला क्यों रहे हो? आखिर मुझे भी तो पता चले ना, क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुम्हें ये लगा कि तुम रनाया जैसी लड़की को खुश रख सकते हो? ना पैसा, ना गाड़ी, ना आलीशान घर, ना बिजनेस। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम रनाया से शादी करोगे? पर गलती तुम्हारी नहीं है। ज़रूर रनाया तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई होगी। बहुत दिल से सोचती है ना वो। मैंने भी उसके दिल के साथ ही खेलना शुरू किया था, लेकिन अब रनाया ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तभी तो वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई। उसकी बात सुनकर अभिमान हैरान हुआ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आकाश डेवले स्माइल के साथ बोला, कल हम दोनों की शादी हो रही है। वैसे तो मेरी शादी है तो इस शहर के रिचेस्ट लोग आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हें भी इनवाइट करना चाहिए। आखिर थोड़ा बहुत डोनेट करना तो बनता है ना। कल सुबह हम दोनों की शादी है और तुम हम दोनों की शादी में ज़रूर आना, हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। अभिमान हैरानी से बोला, क्या? क्या कहा तुमने? कल तुम दोनों की शादी? उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आगाज हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम उसे मुझसे छीन लोगे? नहीं अभिमान मेहरा, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यू नो व्हाट, तुम्हें तो मैं तभी समझ गया था जब मुझे पता चला कि तुम अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़कर खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग सब कुछ होते हुए भी अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन ही होगा। लेकिन रनाया तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। उसे एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए और अब उसे समझ आ गया कि उसे वो लाइफ सिर्फ मैं दे सकता हूँ, इसलिए वो कल मुझसे शादी कर रही है। उम्मीद है तुम शादी में ज़रूर आओगे। ये बोलकर आगाज ने एक नज़र फिर से उसके घर को देखा और डेविल स्माइल के साथ वहाँ से चला गया। अभिमान अपनी जगह पर खड़ा सुनने रह गया। आगाज की बातें सुनकर अभिमान हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में रनाया आगाज से शादी कर रही है। हालांकि वो रनाया को खुद से दूर करना चाहता था ताकि उसके और रुद्रम के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो उससे दूर जाकर आगाज से शादी कर ले ऐसा अभिमान कभी नहीं चाहता था और ना ही शायद कभी होने दे सकता था। आगाज वहां से चला गया और अभिमान बस अपनी जगह पर खड़ा शून्य रह गया। उसका दिल जैसे धड़कना ही छोड़ दिया हो। वहीं दूसरी तरफ आगाज अभिमान के घर से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर बोला, तुम्हें क्या लगता है रनाया कि मुझे छोड़कर तुम किसी और के पास चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हासिल करने के लिए तो अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, और ये बात अब मैंने प्रूव कर दी है। बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें कभी किसी के पास जाने का मौका ही नहीं दूंगा। तुम्हें प्यार भी करूंगा, लेकिन मेरे तरीके से। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे, तो अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। रात का वक्त सिंघानिया मैंसन। हानिया का डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके लिए खाना बहुत जरूरी था, वरना उसे न सिर्फ रुद्राक्ष बल्कि अनाया की भी डांट खानी पड़ती। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अनाया उसे खाना सर्व कर रही थी। मानवी जी और अमन जी का तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अनाया ने उन्हें भी थोड़ा बहुत खिलाया। हानिया ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, आप भी प्लीज कुछ खा लीजिए ना मॉम। अनाया हल्का सा मुस्कुराया और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं मिस्टर रुद्रम के साथ खा लूंगी। अपने रूम में डिनर मंगवा लूंगी। तुम खाओ और जाकर आराम करो। हानिया ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वो अनाया को फोर्स नहीं कर सकती। उसने अपना डिनर कंप्लीट किया। तभी बाहर से रुद्राक्ष आया। उसने जब हानिया को डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो डाइनिंग टेबल के पास आया और हानिया की तरफ देखते हुए बोला, डिनर कंप्लीट हो गया? हानिया ने अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया। रुद्राक्ष ने अनाया की तरफ देखा और बोला, आपने रूम शिफ्ट करवा दिया ना मॉम? अनाया भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ मैंने शिफ्टिंग करवा दी है, बाकी अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। उन दोनों की बातें सुनकर हानिया हैरान हो रही थी, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि शिफ्टिंग जैसी कोई चीज़ भी हुई है। शाम को वो बाहर गार्डन में थी। तभी अनाया ने
उसके रूम की शिफ्टिंग की थी। रुद्राक्ष नहीं चाहता था कि हानिया को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े, इसलिए उसने अपना रूम ऊपर से नीचे शिफ्ट करवा लिया था। वो हानिया की तरफ आया और उसे चेयर से ही अपनी गोद में उठा लिया तो हानिया एकदम से हैरान रह गई। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि मानवी जी अभी भी वहीं पर थी, लेकिन मानवी जी अब वहां से चुपचाप चली गई। हानिया को लेकर रुद्राक्ष आगे की तरफ आया और हानिया गुस्से से उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्राक्ष? आप ऐसे कैसे सबके सामने मुझे अपनी गोद में उठा सकते हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, जो आप मुझे बार बार ऐसे गोद में उठा लेते हैं। कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में? रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए रुद्राक्ष उसे रूम में ले आया था और उसे बेड पर बिठा दिया था। हानिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। रुद्राक्ष ने हैरानी से उसे देखा। हानिया अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, आपकी इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता मिस्टर रुद्राक्ष, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क बहुत पड़ रहा है कि रनाया अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है और आप उसे रोक नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि मिस्टर आगाज उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी शादी मिस्टर आगाज से करवा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। हानिया बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम बेशक से कुछ भी करना हानिया, लेकिन दो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर वो चीज़ मेरे मना करने के बावजूद भी तुम करोगी तो कभी भी हमारा रिश्ता सुधर नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों प्यार से रहें और हमारे बीच का रिश्ता स्ट्रांग हो तो ये दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एक तो मेरे फैसले पर उंगली मत उठाना और दूसरा मुझ पर शक मत करना। उसकी बात सुनकर अब हानिया के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। वो बस उसकी तरफ देखती रह गई। अब उसे इतना समझ आ गया था कि उसे रुद्राक्ष से ना ही कोई सवाल करना है और ना ही कभी किसी बात पर शक करना है। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप रही। तो अब रुद्राक्ष ने उसे उसके कंधों से पकड़ा और बोला, मेरी एक बात अब और तुम ध्यान से सुनना। कभी भी कोई और हम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो मेरी फैमिली से हो, तुम्हारी फैमिली से हो या फिर कोई और। ये बोलते हुए जब रुद्राक्ष ने हल्की सी नजरें हानिया के पेट पर डाली तो हानिया की आंखें बड़ी हो गई। रुद्राक्ष उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ, इसीलिए तुम पर इतना गुस्सा भी करता हूँ और तुम्हारे लिए पागल भी हो जाता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि अभी तुम मेरा वो पागलपन देखो जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो उस पागलपन को मैं रोक नहीं पाऊंगा। हानिया एक बार फिर से चुप रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। रुद्राक्ष ने अब उसके कंधे से अपने हाथ हटाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। हानिया की आंखों में ना जाने क्यों नमी तैरने लगी। रुद्राक्ष ने उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसके माथे पर बड़े ही प्यार से अपने होंठ रख दिए तो हानिया की आंखों में वो जो नमी थी आंसू बनकर बहने लगी। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं चाहता हानिया, मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मुझे संभाल लोगी ना? हानिया तुरंत उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मैं आपको संभालना चाहती हूँ रुद्राक्ष, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आप पर शक किया और आपके फैसलों पर सवाल उठाया, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। रुद्राक्ष ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया था। वो उसे बड़े ही प्यार से बेड पर लेकर आया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में हानिया गहरी नींद में चली गई थी। उसके सोने के बाद रुद्राक्ष खुद से ही बोला, मैं मानता हूँ तुम्हें रनाई की फिक्र है हानिया, लेकिन उसकी फिक्र मुझे और डैड को तुमसे कई गुना ज़्यादा है, और उसके साथ कुछ गलत ना ही मैं होने दूंगा और ना ही डैड। सुबह का वक्त अनाया ने रनाया के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ आई तो देखा रनाया नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अनाया की आंखें डर में बड़ी हो गई। वो तुरंत उसके पास गई और उसके चेहरे को थपथपाया तो रना ने अपनी आंखें खोली। ना जाने कब वो रोते रोते नीचे जमीन पर बैठी और फिर रोते रोते ही सो गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मॉम। उसकी ऐसी हालत देखकर अनाया का दिल फटने को हो गया था। उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। रना मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ मॉम, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? अनाया उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अपनी हालत देखो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। रनाया हंसी और बोली, ये हालत तो होनी ही थी मॉम, आप शादी करके आपसे दूर जा रही हूँ तो ऐसी हालत तो होगी ना। पर आप इतना इमोशनल मत होइए, किसी दूसरे शहर या फिर आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, यहीं पास में है मैं कपूर मेंसन। जब आपका मन करेगा तब आपसे मिलने आ जाए जब आपका मन करेगा तब आप मिलने आ जाइएगा, और जब मेरा मन करेगा तो मैं आ जाऊंगी। उसकी बातें अनाया के दिल को और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। उसने रनाया के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, क्यों अपने डैड और अपने भाई से सवाल नहीं करती तुम? रना मुस्कुराते हुए बोली, अगर उसने सवाल किया
तो सवाल उन पर नहीं मेरे प्यार पर होगा, और साथ ही साथ उनके प्यार पर भी जो वो मुझसे करते हैं। मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, ना ही भाई से और ना ही डैड से। अगर उन लोगों ने मेरे लिए कोई डिसीजन लिया है ना मॉम, तो मुझे वो डिसीजन मानना है। रनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, आज मेरी शादी है मॉम, और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी का भी मूड खराब हो, इसलिए आप प्लीज़, आप भी ज़्यादा मत सोचिए। अब आप जाइए और जाकर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाइए। पता नहीं फिर उसके बाद कब आपके हाथों का खाना खाने को मिलेगा। मैं आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहती। रनाया की बात पर अब अनाया कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बिना कुछ कहे ही रूम से चली गई। सच में उसका दिमाग खराब हो रहा था। रनाया उसके जाने के बाद हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्यों क्यों हुआ मुझे तुमसे प्यार अभिमान? अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता ना, तो मुझे उस आकाश से शादी करने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अपने भाई और अपने डैड के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये शादी क्या चीज़ थी? लेकिन मतलब यहाँ पर दिल का आ गया, जो तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा है। ये बोलकर वो अपने आंसू साफ कर रही थी और साथ ही साथ हंस रही थी। ये हंसी उसे खुद पर ही आ रही थी कि वो क्यों अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो रही है। शाम का वक्त, अभिमान अपने घर में था और अपनी सूटकेस बाहर कैब में रखवा रहा था, और वो पल्लवी जी इस शहर को ही छोड़ कर जा रहे थे। जब उसने सारा सामान पैक रखवा दिया, तो वो पल्लवी जी को लेने के लिए उनके कमरे में आया। पल्लवी जी गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी गुड़िया मुझसे मिलने नहीं आ रही थी, मुझ और अब तुम मुझे मेरी गुड़िया से दूर लेकर जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अभिमान ने उनके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, सॉरी मॉम, लेकिन हमें जाना होगा, जहाँ यहाँ से बहुत दूर। शायद अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खुद बहुत तकलीफ़ में हूँ, आपकी तकलीफ़ को क्या ही दूर करूँगा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया जो मैंने रनाया से प्यार किया। अगर मैं रनाया से प्यार नहीं करता तो शायद उसे भी मुझसे प्यार नहीं होता। मैंने उसका दिल तोड़ा है, और अब मेरी वजह से ही शायद वो उस आगाज़ से भी शादी कर रही है। उसकी बातें सुनते हुए पल्लवी जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उन्होंने अभिमान के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम हमेशा मुझसे यही सवाल करते थे ना अभी, कि मैं क्यों तुम्हारे डैड की ही हर एक बदतमीजी बर्दाश्त करती हूँ, उनका टॉर्चर बर्दाश्त करती हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराकर उनकी दी हुई हर एक तकलीफ बर्दाश्त कर लेती थी। तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा मैं क्यों करती थी। क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, और औरत जिस आदमी से प्यार करती है ना, उसकी मोहब्बत में कुछ भी कर जाती है। तुम्हारे डैड के साथ मेरे प्यार ने मुझे पत्थर बना दिया था, जिसकी वजह से मुझे अपने जिस्म पर कोई तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती थी। और अब यही रनाया के साथ हो रहा है। बस फ़र्क ये है कि उसे तकलीफ देने वाले तुम नहीं, आगाज होगा, और तुम्हारे प्यार में वो आगाज की दी हुई हर तकलीफ को बर्दाश्त करेगी। क्या तुम चाहते हो कि जो हाल मेरा हुआ वो रनाया का भी हो? उसकी उनकी बात सुनकर अभिमान का दिल धक सा रह गया। वो पल्लवी जी से कुछ बोल ही नहीं पाया। शाम का वक्त, सिंघानिया मेंशन के गार्डन एरिया में एक खूबसूरत मंडप लगा हुआ था। आकाश मंडप पर दूल्हे की जगह बैठा हुआ था, और उनकी बाकी फैमिली सामने खड़ी थी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उनकी लॉटरी जो लगने वाली थी, आखिर सिंघानिया मेंशन से वो सिर्फ रनाया को नहीं, बल्कि एक तरह से सिंघानिया प्रॉपर्टी को जो लेकर जा रहे थे। पंडित जी अनाया की तरफ देखते हुए बोले, आप कन्या को ले आइए। अना ने रुद्रम और रुद्राक्ष की तरफ देखा। हानिया रुद्राक्ष के साथ ही खड़ी थी, और मानवी जी और अमन जी भी वहीं पर मौजूद थे। उनके अलावा फिलहाल वहां पर कोई नहीं था। लेकिन आकाश ने मीडिया वालों का इंतजाम कर रखा था, इसलिए मीडिया वाले एक तरफ चेयर पर बैठे थे। वो आकाश और अनाया की शादी का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। अभिमान अपने कमरे में था और उस लाइव टेलीकास्ट को देख रहा था। अभी तक वहां पर हानिया नहीं आई थी, लेकिन अब अनाया और हानिया अंदर से रनाया को लेकर आए और उसे शादी के मंडप में आगाज के साथ बिठा दिया। रनाया के बैठते ही पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। आगाज ने रनाया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल आ गई। उसने रनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा और पंडित जी ने उनकी शादी के बाकी रस्में करवानी शुरू कर दी। पहले फेरे हुए और फिर बाद में आगाज ने रनाया के गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी ने आगाज को सिंदूर दिया तो आगाज ने अपने हाथों में चुटकी में सिंदूर लिया और फिर रनाया की मांग में सिंदूर भर दिया। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रनाया? तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन प्लीज ये शादी मत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये आवाज सुनकर सबने पलटकर पीछे की तरफ देखा, तो वहां पर अभिमान खड़ा था, जो रनाया की तरफ देख रहा था। रनाया या आगाज में से कोई कुछ कहता है उससे पहले ही पंडित जी बोले, अब ये शादी संपन्न हुई।
तो दोस्तों क्या नया ट्विस्ट होगा अब इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।